हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज तारीख हो चुकी है 15 जनवरी 2021 दिन शुक्रवार और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। जानते हैं फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। यहाँ पर दोस्तों 50 से 60 बड़ी खबरों को जानेंगे अपन, जहाँ पर सरकार ने एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आधार कार्ड को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है। गणतंत्र दिवस जो है इस बार 26 जनवरी पर, उसको लेकर भी कुछ प्लान्स आ रहे हैं। साथ ही किसान आंदोलन को लेकर भी कुछ खबरें मैं आपको बताऊंगा और वैक्सीनेशन कोरोना के टीकाकरण को लेकर भी कुछ अपडेट हैं। तो एक एक करके आज की सभी बड़ी ही महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो में बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहली खबर में। तो इस बार कोरोना वायरस के चलते गणतंत्र दिवस पर है ना, कोई भी विदेशी राष्ट्र प्रमुख मुख्य अतिथि के रूप में नहीं होगा। ये केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। पहले आपको पता होगा दोस्तों कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जी को इस बार मुख्य अतिथि के रूप में लाने का प्लान था, लेकिन फिर ब्रिटेन में भी कोरोना का नया स्ट्रेन देखा गया था, राइट। और उसके बाद ब्रिटेन के पीएम ने भी मना कर दिया और भारत ने भी उस प्लानिंग को रद्द कर दिया था। तो ऐसे में गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि होता है ना, कई बार अलग अलग देशों के राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाता है, लेकिन इस बार 26 जनवरी 2021 पर है, क्योंकि अभी दुनिया के सभी देशों में कोरोना का मसला चल रहा है और इसीलिए इस बार गणतंत्र दिवस पर कोई भी विदेशी प्रमुख जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में नहीं होगा, है ना। ये फैसला लिया गया है। और साथ ही अगली खबर देखिए, कोरोना से जंग में अमिताभ बच्चन का रोल पूरा हो चुका है। अब नई आवाज में आएगी नई वाली कॉलर ट्यून। जी हाँ, इतने दिन आपको पता होगा दोस्तों कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जी की आवाज में आपको कोरोना की टोन सुनाई देती है जब अपन किसी को कॉल करते हैं तो नमस्कार, कोविड-19 का खतरा अभी टला नहीं है, ऐसा करके जो अपने को सुनाई देती है ना दोस्तों अमिताभ बच्चन जी की आवाज में, वो अब आपको नहीं सुनाई देगी, बल्कि उनकी जगह पर जसलीन भल्ला की आवाज सुनाई देगी आपको। जी हाँ, ये एक लेडी कलाकार है जसलीन भल्ला, और आज से यानी शुक्रवार से आपकी कॉलर ट्यून बदल जाएगी। ये जसलीन भल्ला एक वीओ आर्टिस्ट हैं जो पहले भी कोरोना कॉलर ट्यून के लिए अपनी आवाज दे चुकी हैं। खैर चलिए बात करें अपन अगली खबर में। तो 16 जनवरी को स्टार्टअप इंटरनेशनल समिट को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल ही यानी 16 जनवरी 2016 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक स्टार्टअप इंडिया का इनिशिएटिव मॉडल लॉन्च किया था ना, तो उसी की वापस सालगिरह के रूप में कल भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो स्टार्टअप इंटरनेशनल समिट को संबोधित करेंगे और 15-16 जनवरी को इस सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। और बाकी दोस्तों कल आपको पता होगा हमारे देश में कोरोना का वैक्सीनेशन प्रोग्राम टीकाकरण भी शुरू होने जा रहा है। बहुत बड़ा, दुनिया का जो सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो भारत में शुरू होने जा रहा है उसकी भी लॉन्चिंग करेंगे कल। कोविन ऐप वगैरह भी लॉन्च करने को देखने को मिलेगा हमें। तो बाकी आगे और मैं आपको अपडेट बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए आप, मोदी और अमित शाह की संक्रांति देखिए। पीएम मोदी ने गुजराती में एक कविता शेयर की है और बाद में उसका हिंदी अनुवाद भी शेयर किया। वहीं अमित शाह ने भी पतंग उड़ाई। ये कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, अमित शाह के हाथ में पतंग की डोर दिखाई दे रही है। और ये कविता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शेयर की गई है ट्विटर के ऊपर उन्होंने, कल ही मकर संक्रांति के मौके पर, है ना। और सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी उन्होंने, अच्छी बात है। साथ ही अगली खबर देखिए, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और दोस्तों नौकरी छोड़ करके अगर आप किसी एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी को ज्वाइन करने वाले हैं या फिर ज्वाइन करते हैं ना, तो अगर ऐसा होता है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। दरअसल दोस्तों जीएसटी अथॉरिटी के फैसले के मुताबिक अगर कोई भी कर्मचारी अपना नोटिस पीरियड पूरा किए बिना नौकरी छोड़ता है तो उसके फुल एंड फाइनल पेमेंट्स में से 18% जीएसटी कट सकता है। मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक अब से नौकरी छोड़ते समय सभी लोगों को पूरा अपना जो नोटिस पीरियड है वो सर्व करना जरूरी होगा, नहीं तो आपके एफ में से एक बड़ी अमाउंट कट भी सकती है। जीएसटी अथॉरिटी ने ये फैसला लिया, हम ऐसा माना जा रहा है। और जीएसटी की बात हो रही है दोस्तों, तो और एक खबर आप ये भी देख सकते हैं, नई मुश्किल है, घर खरीदना अब महंगा होगा। मेंटेनेंस डिपॉजिट पर भी 18% जीएसटी आपको देना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप कोई फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर जरा ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सीधा आपकी पॉकेट पर, जेब पर असर डालेगी। दरअसल फ्लैट खरीदने पर लगने वाले वन टाइम मेंटेनेंस डिपॉजिट पर अब आपको 18% जीएसटी चुकाना होगा। ये फैसला गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की तरफ से लिया गया है। यानी कि वन टाइम मेंटेनेंस डिपॉजिट जो होता है ना, कोई फ्लैट का मतलब कि इस फ्लैट में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फर्स्ट टाइम जो उसको मेंटेनेंस किया जाएगा ना, तो उसके लिए आपसे पहले से फीस तो ले ली जाती है, लेकिन इतने दिन इस पर जीएसटी टैक्स वगैरह नहीं लग रहा था। अब आपको इस पर भी 18% जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है ना। और चलिए साथ ही अगली खबर है, किसानों के लिए अच्छी खबर देखिए, अब बीज से पता चल जाएगा आखिर कैसी होगी फसल। जी हाँ, कितना अच्छा होगा दोस्तों, किसान भाई लोगों को महज बीज को देखने मात्र से, यानी कि बीज की जांच पड़ताल के बाद से पता चल जाएगा कि आखिर इस बीज से जो आगे जाकर के पौधा पैदा होगा ना, वो कितने अच्छे फल देगा या फल देगा भी या नहीं, वगैरह वगैरह। दरअसल इसकी शुरुआत हमारे देश के
के एक एग्रीकल्चर स्टार्टअप जिसका नाम है अगधी, उसने कृषि क्षेत्र में विजन से लेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पेश की है। इसकी मदद से अब बीज को देखकर ही पता चल सकता है कि फसल आखिर आगे आने वाली कैसी होगी। और सबसे अच्छी बात तो ये कि इससे किसान भाई लोग पहले से पता लगा पाएंगे, तो वो अच्छे अच्छे बीज को ही बोएंगे ना, है ना। तो इससे एटलीस्ट किसानों का डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत बड़ा फायदा होगा, अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों राम सेतु के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। अब आपको जल्द ही राम सेतु से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल सकते हैं, क्योंकि ASI ने पानी के नीचे स्पेशल रिसर्च टीम को मंजूरी दे दी है। आपको पता होगा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वानर सेना ने समुद्र पर एक पुल बनाया था ताकि भगवान श्री राम माता सीता को रावण के चुंगल से मुक्त कराने के लिए लंका जा सके, और उसी पुल को राम सेतु कहा जाता है, राइट। ये पुल करीब 48 किलोमीटर लंबा है, और इस पुल के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि इस पुल को बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों पर भगवान श्री राम का नाम लिख करके जब वानरों ने पानी में छोड़ दिया ना, तो ये अपने आप पानी में तैरने लगे, और अभी भी ये तैर रहे हैं और उन्हीं से पुल बना हुआ, ऐसा माना जाता है और कहा भी जाता है, राइट। जो लोग वाकई में धार्मिक मान्यताओं में पूरा विश्वास करते हैं वो अपनी श्रद्धा के तौर पर इन बातों को सच भी मानते हैं, और सच मानना भी चाहिए, क्योंकि यही तो हमारे सभी पौराणिक ग्रंथ वगैरह कहते आए हैं, जैसे कि रामायण वगैरह ये हो गए। लेकिन आज की जो मॉडर्न साइंस है ना, ये इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है। कहने का मतलब आज के समय में देखा जाए तो यार ऐसा लगता है दोस्तों कि यार पत्थर मतलब पानी में कैसे तैर रहे होंगे, राइट। तो राम सेतु से संबंधित कई सारे लोगों के मन में सवाल भी हैं कि आखिर इसके पीछे क्या साइंस है वगैरह वगैरह। तो अब इन्हीं सब चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है ना ASI, उसने राम सेतु पर एक खास शोध एक्सपेरिमेंट या अनुसंधान करने की मंजूरी दी है। इसके तहत समुद्र में पानी के नीचे एक प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, और इस प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि इस शोध में राम सेतु से संबंधित सभी सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे, और ये भी पता चल जाएगा कि आखिर सेतु कितना पुराना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया और श्रीलंका के बीच ये राम सेतु है। और बाकी दोस्तों भगवान जय श्री राम के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो कर दीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और चलिए फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए ICICI बैंक की एक नई पहल है। मजदूरों के लिए खास कार्ड लॉन्च किया, जिसमें आपको कई सारे ऑफर्स और बड़े फायदे भी मिलेंगे। दरअसल देश का प्राइवेट सेक्टर का जो बैंक है ना ICICI बैंक, और इसके अलावा फिनटेक नियो, इन दोनों ने मिलकर के एक माइक्रो स्मॉल और मीडियम उद्यमों के श्रमिकों के लिए प्रीपेड कार्ड जारी करने की घोषणा की है। यानी कि MSME अब अपने श्रमिकों के लिए वीजा द्वारा संचालित ICICI बैंक नियो भारत पेरोल कार्ड की सुविधा का फायदा ले पाएंगे। इसके साथ ही MSME अपने श्रमिकों के वेतन को कार्ड पर अपलोड भी कर सकते हैं। तो ये ICICI बैंक की एक नई पहल है, जानकारी आप देख सकते हैं। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, घर खरीदने वालों के लिए और एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बायर्स पर थोपी जाने वाली एक तरफा शर्तों को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ठहराया है। दरअसल बहुत बार ऐसे केसेस देखे जाते हैं दोस्तों, ये जो फ्लैट के जो मालिक वगैरह होते हैं, ये फ्लैट को जो बेचते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे बिल्डर्स वगैरह होते हैं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, राइट। इनके 200 500 फ्लैट होते हैं अपने नाम। तो जब ये फ्लैट को सेल आउट करते हैं ना इनकी कंपनी के नाम से, तब क्या है कि बायर्स जो होता है ना, यानी ग्राहक, उस पर कई सारी एक तरफा शर्तों को ठहराया जाता है। तो उन शर्तों को अब सुप्रीम कोर्ट का कहना कि ये सारी शर्तें अनफेयर है, यानी कि एक तरफ से ही शर्तें नहीं हो सकती हैं, बल्कि शर्तें दोनों तरफ से लागू होनी चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत फ्लैट बायर्स एग्रीमेंट की एक तरफा शर्तों को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार दिया है। एक याचिका की सुनवाई के दौरान ही ऐसा किया गया है। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च की डिजिटल डायरी ऐप। अब आपकी पॉकेट में होगा यूपी के हर विभाग के अधिकारियों का नंबर। जी हाँ, बहुत बार हमें जरूरत पड़ती है दोस्तों की, मान लीजिए आपके बिजली की कोई समस्या तो बिजली डिपार्टमेंट का नंबर क्या है यार, पानी की कोई समस्या तो जल डिपार्टमेंट का नंबर क्या है, आपको हॉस्पिटल से संबंधित कोई समस्या तो स्वास्थ्य विभाग हेल्थ डिपार्टमेंट का मोबाइल नंबर क्या है। हमें बहुत बार अपनी जिंदगी में आम जरूरतों के बीच कभी कभी इन चीजों की जरूरत भी पड़ती है, राइट। और ऐसे में कल ही मकर संक्रांति के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के राज्यों के लिए एक और बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने सूचना विभाग की डिजिटल डायरी ऐप का लोकार्पण किया, और इसके जरिए राज्य के प्रतिनिधियों, विभागों और अधिकारियों तक जन जन की पहुंच और भी आसान हो सकेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने डाक विभाग द्वारा तैयार खिचड़ी मेले के विशेष डाक टिकट का भी अनावरण किया था। और उनका यह कहना दोस्तों कि आजकल का जमाना तकनीकी का है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, और इसके प्रयोग से हम अपने हर क्षेत्र में व्यापक सुधार भी ला सकते हैं। तो कहने का मतलब सिंपली है, आप भी यूपी के अंदर अब DIARYAPP डिजिटल डायरी ऐप है ये, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और जिसमें आपको कई बड़े बड़े अधिकारियों के डिपार्टमेंट्स के नंबर देखने को मिल जाएंगे। ओके, और चलिए साथ ही फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में, मौसम समाचार को लेकर अपडेट है। सर्दी का सितम देखिए, राजधानी दिल्ली NCR में विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम चल रही है। जी हाँ, मतलब क्या हालात चल रहे हैं यार, जरा देखिए 10 मीटर से आगे राजधानी दिल्ली में कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, इतना तगड़ा कोहरा छा रहा, और ये अभी भी ऐसा ही पड़ता रहेगा कितने दिन तक,
तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि अगले 2-4 दिन तक तो अभी भी ठंड से आपको राहत नहीं मिलने वाली है। हालात देखिए, राजधानी दिल्ली में 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चल रहा है। उत्तर भारत में भी ठिठुरन और भी ज्यादा बढ़ रही है। ठंड से अभी फिलहाल राहत नहीं मिलेगी, मौसम विभाग का ये अलर्ट आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा संपूर्ण भारत के आज 15 जनवरी 2021 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो कहां भारी बारिश हो सकती है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों, अगले 2 दिन तक भारत के गंगा के मैदानी भागों पर मध्यम से घना कोहरा भी छाया रहेगा, जिससे कि सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हो सकता है। और इसके अलावा उत्तर भारत के साथ साथ शीतलहर का प्रकोप गंगा के मैदानी इलाकों और पूर्वी भारत में और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक भी देखने को मिल सकता है। तो ये रहा दोस्तों भारत में मौसम समाचार को लेकर अपडेट। और वहीं बात करें आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर, तो खबर देखिए, गिरावट देखी गई है। सोने की कीमतें 445 रुपए गिर कर 48,860 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 820 रुपए की गिरावट देखकर 65,201 रुपए प्रति किलो अभी चांदी का रेट चल रहा है। ओके, ये रहा आज का सराफा बाजार का अपडेट। और अब नजर डालते दोस्तों कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरें मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। तो देखिए जरा, एक तो आपको पता होगा 16 तारीख से हमारे देश में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने जा रहा ना, उसमें कोविशील्ड या कोवैक्सीन से अगर किसी को नुकसान होता है तो फिर ये कंपनियां हर्जाना देगी। जहां केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया दोस्तों कि वैक्सीन को विकसित करने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड को ही उनके नुकसान की भरपाई करनी होगी। तो ये भी एक सिक्योर होगा, मतलब आपका वैक्सीन लगाना, ऐसा कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है। और बाकी दोस्तों, इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर WHO का भी ये कहना कि ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है और इसके लिए भारत तैयार हो रहा है और पूरा दक्षिण पूर्वी एशिया भी इसके लिए प्रिपेयर हो रहा है। तो ये अच्छी बात है, हमारे देश के लिए गौरव की बात है। और साथ ही दोस्तों, आम लोगों के लिए मार्च के आखिर में लॉन्च होगा कोविन ऐप। इन्हें हालांकि अभी वैक्सीन नहीं दी जाएगी। जैसा कि आपको पता होगा, शुरुआत में जो 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान हो रहा है ना शुरू, उसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स वगैरह हो गए, डॉक्टर्स, नर्स, हेल्थ कर्मचारी, इनको पहले वैक्सीन दी जाएगी, राइट। और उसके बाद फिर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को, ज्यादा गंभीर बीमारी वाले लोगों को, और फिर जो नॉर्मल लोग हैं 50 से कम उम्र के, उनको वैक्सीन का नंबर आएगा, ठीक है ना। और बाकी दोस्तों, आधार कार्ड भी जरूरी होगा 16 जनवरी से, क्योंकि वैक्सीन लगाने के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड रिक्वायर्ड होगा, है ना। तो अगर आपका आधार नहीं बना हुआ तो अभी भी आप बना लें तो ज्यादा बेहतर होगा। और बाकी दोस्तों, भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें तो आज रात को 3:15 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, मतलब अभी जो रात निकली ना, पिछली रात 15 जनवरी की रात 3:17 तक का जो आंकड़ा आ रहा है डेटा, उसके मुताबिक भारत में 15,677 मामलों की बढ़ोतरी हुई 24 घंटों के दौरान। और बाकी अभी भारत में कुल संक्रमित केस की संख्या 1,05,28,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है, जिसमें से 2,10,106 से भी ज्यादा एक्टिव केस चल रहे हैं, जबकि 1,01,62,000 से भी ज्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं। वहीं इस वायरस के कारण भारत में जान जाने वाले मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,51,900 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब नजर डालते देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां किसान आंदोलन को लेकर सबसे बड़े अपडेट आ रहे हैं, इंपोर्टेंट खबरें हैं, देखिए। एक तो दोस्तों, आपको पता होगा आज 15 जनवरी को फिर से भारत सरकार और किसान भाई लोगों के बीच बातचीत होने जा रही है, राइट। और ऐसे में किसानों का ये भी कहना है, ट्रैक्टर परेड पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है किसानों को। और बाकी आज जो नए कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन जो चल रहा है, उससे आंदोलन में आज भारत सरकार और किसान भाई लोगों के बीच बातचीत होगी, चर्चा होगी। तो देखना तो ये है दोस्तों कि आज सरकार आखिर क्या किसानों को मतलब और बात कहती है, या किसानों की मांगों में सहमति होती है या नहीं। बाकी जो कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी ना 4 लोगों की, आपको पता होगा, उस कमेटी से भूपेंद्र सिंह मान जो है वो अलग हो चुके हैं उस कमेटी से। और इसके साथ ही उन्होंने एक पत्र भी लिखा। इस पत्र में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया और कहा कि वो हमेशा से किसानों और पंजाब के साथ खड़े हैं। उनका ये कहना दोस्तों कि मैं पंजाब और देश के किसानों के हितों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करूंगा। मैं समिति से खुद को अलग कर रहा हूं और मैं हमेशा अपने किसानों और पंजाब के साथ खड़ा रहूंगा। अब मान द्वारा खुद को अलग करने के बाद 4 सदस्यों की कमेटी में सिर्फ 3 सदस्य बचे हैं। और वहीं दोस्तों, किसानों का तो ये भी कहना है, केंद्र से बातचीत से पहले किसान भाई लोग बोले कि 26 जनवरी को लाल किले से निकलेगी रैली, अमर जवान ज्योति पर फहराएंगे तिरंगा। कृषि कानूनों के खिलाफ जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें 50 दिन पूरे हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट वगैरह की कमेटी भी बनाई गई है। बाकी दोस्तों, आज फिर से सरकार और किसान भाई लोगों के बीच बातचीत भी होगी, तो देखते हैं क्या कुछ बातचीत बनती है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी और फार्मर्स प्रोटेस्ट जो चल रहा है अभी, उसको खत्म करने के लिए 2 सुझाव भी दिए। पता है क्या? तो जस्टिस काटजू ने चिट्ठी में लिखा कि एक तो 26 जनवरी को दिल्ली में प्रवेश करने और अपने ट्रैक्टरों के साथ गणतंत्र दिवस परेड करने का जो किसानों का दृढ़ संकल्प है, इससे पहले सरकार को कोई निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने 2 सुझाव
सुझाव दिए। एक तो ये कि सरकार को 3 कानूनों को तुरंत रद्द करते हुए अध्यादेश जारी कर देना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी सभी जो है तारीफ करेंगे। और यदि कोई आपसे पूछता है कि कानून क्यों बनाए गए, तो आप कह सकते हैं कि हमने गलती की, हमने अपनी गलती का एहसास है और इसे सही कर रहे हैं। सभी इंसान गलती करते हैं, ऐसा करने से आलोचना से ज्यादा आपकी सराहना होगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को प्रमुख किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों और कृषि विशेषज्ञों के सदस्यों के एक उच्च स्तरीय शक्ति वाले किसान आयोग की नियुक्ति करनी चाहिए। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के किसान भाई लोगों के लिए जो उन्होंने मांग की है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो कि अच्छी बात है वाकई में। और अब इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान भाई लोगों के साथ क्या बातचीत करते हैं, देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। मैं आपको बताऊंगा जरूर दिन में DLS न्यूज के ऊपर। तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। और इस चैनल को नीचे जो आपका एक लाल बटन दिया हुआ है ना, उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद एक बेल आइकन घंटी का बटन बन करके आएगा, उसको भी दबा देना। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आप कोई भी काम की खबर, इंपोर्टेंट न्यूज को मिस नहीं कर पाओगे। ओके, फिलहाल अपन आगे बढ़े अगली खबर में, जहां आप देखिए संसद का सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा और हमारे वित्त मंत्री भारत की जो है वो 1 फरवरी को पेश करेंगी 2021-22 का केंद्रीय बजट। ये तो आप सभी को पता होगा कि हर साल फरवरी में बजट आता है, राइट। इस बार बजट में कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे जो आजादी के बाद 73 साल में पहली बार नहीं हुआ। बजट जो है वो सॉफ्ट कॉपी से ही पढ़ा जाएगा, यानी कि बजट को पढ़ने के लिए हर बार जो है प्रिंट करके पेपर से पढ़ा जाता था, लेकिन इस बार डायरेक्टली डिजिटल तरीके से ही बजट पढ़ा जाएगा। और बाकी दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है बजट से पहले 10 दिन पहले बजट सेरेमनी वगैरह भी करते हैं, उसके तहत हलवा वगैरह भी बनाया जाता है। अच्छा, बाकी अगली खबर आप देख सकते हैं दोस्तों, 8 लाख उम्मीदवारों को कोविड कौशल सिखाएगी सरकार। MKVY के तीसरे चरण का शुभारंभ आज होने जा रहा। दरअसल हम बात करें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की, जिसका शुभारंभ शुक्रवार को आज ही होने जा रहा। और इस बार दोस्तों साल 2021-22 के बीच में सरकार ने देश भर के तकरीबन 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण करने का प्लान रखा है। यानी कि 8 लाख जो हमारे देश के युवा हैं उनको कुछ नए कौशल सिखाए जाएंगे, नई स्किल सिखाई जाएगी, जैसे कि सिलाई करना या और लड़कों को लेकर भी कई सारे स्किल्स होते हैं। तो स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत ये सरकार की एक नई शुरुआत भी है वापस इस नए प्रोग्राम के तहत। और बाकी अगली खबर देखिए दोस्तों, भीड़ भाड़ से परेशान दुनिया के टॉप 10 शहरों में भारत की भी 3 सिटी शामिल है और ट्रैफिक का हाल काफी बुरा है। जी हाँ, एक रिसर्च में इस बात का पता लगाया गया कि दोस्तों दुनिया के टॉप 10 ऐसे शहर कौन कौन से जहां पर ट्रैफिक सबसे ज्यादा रहता है ना। तो उन टॉप 10 की लिस्ट में 3 तो भारत से ही है। भारत के कौन कौन से शहर हैं जहां पर ट्रैफिक सबसे ज्यादा रहता है? तो सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में मुंबई का नाम दूसरे नंबर पर, वहीं बेंगलुरु का नाम 6ठे नंबर पर, जबकि राजधानी दिल्ली का नाम 8वें नंबर पर दिखाई देता है टॉप 10 में, है ना। अच्छा, साथ ही अगली खबर देख सकते हैं दोस्तों, टाटा कंपनी की नई सफारी का फर्स्ट लुक जारी हो चुका है। ये कुछ फोटोज आप देख पा रहे होंगे। 26 जनवरी को ये टाटा सफारी का जो नया मॉडल है ये लॉन्च होगा। इसकी कुछ तस्वीरें आप यहाँ देख सकते हैं। साथ ही खबर है ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर की बड़ी कंपनी बायजूस जो है वो आकाश एजुकेशनल सर्विस को भी खरीदने जा रही है। 7,300 करोड़ रुपए में डील होने जा रही है। साथ ही खबर दोस्तों, अब देश भर में होगा जेड कैटेगरी का सुरक्षा घेरा। IB रिपोर्ट पर बड़ा फैसला है। दरअसल भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने असम के बीजेपी नेता और मंत्री हेमंत बिस्वा की सुरक्षा की समीक्षा की है और नए अपडेट के तहत हेमंत बिस्वा की जेड कैटेगरी की सुरक्षा अब पूरे देश के लिए बढ़ा दी गई है। ये कुछ राजनीतिक हालात वगैरह चल रहे हैं जिसके कारण सरकार का फैसला है। और बाकी दोस्तों, इस बार ITR और टैक्स ऑडिट फाइलिंग वगैरह की तारीख, डेडलाइन, लास्ट डेट जो है वो नहीं बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट में इस तरह की याचिका लगाई गई थी, उसको रद्द कर दिया। साथ ही अगली खबर देख सकते हैं, इंस्टेंट लोन ऐप पर सख्ती बरती जा रही है। गूगल ने 450 लोन देने वाले ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया और गूगल का कहना है कि ये सेफ्टी पॉलिसी का उल्लंघन करते हैं। हाल ही में आपको पता होगा भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भी लोन ऐप्स को लेकर लोगों को, पब्लिक को आगाह किया था, चेताया था कि फर्जी लोन ऐप से आप लोन ना लें वरना आपको और लेने के देने पड़ सकते हैं। तो अब गूगल ने भी देखिए कितना सख्त कदम उठाया, अच्छी बात है। और बाकी दोस्तों आपको पता होगा हाल ही में जो व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आई ना, उसको लेकर भी दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। राइट टू प्राइवेसी के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है व्हाट्सएप के ऊपर। और अब आगे देखते हैं दोस्तों व्हाट्सएप की तरफ से इस पर क्या दलील दी जाती है। फिलहाल देखिए अगली खबर, भारत के लिए और एक बड़े ही गौरव की बात है दोस्तों, भारत का जो बेंगलुरु शहर है ना, वो दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक्नोलॉजी हब बनता जा रहा है। लंदन और पेरिस को भी इसने पछाड़ दिया, यहाँ तक कि मुंबई भी 6ठे स्थान पर है। हाल ही में एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि साल 2016 से लगातार बेंगलुरु डेवलपमेंट कर रहा है। बेंगलुरु और लंदन को इन्वेस्टर्स पसंद करते हैं। बेंगलुरु वो दुनिया का दोस्तों सबसे बड़ा ग्रोइंग टेक्नोलॉजी हब बन रहा है, अच्छी बात है हम सभी भारतीयों के लिए। अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं, इंडियंस होने के नाते इसी बात पर तो एक लाइक तो बनता है यार। लाइक कर दीजिए फटाफट से और इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। और बाकी दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन भारत के प्रधानमंत्री कहां पर ध्वजारोहण करते हैं।
यानी कि जो कोई भी तत्कालीन प्रधानमंत्री होता है ना, पीएम के पद पर होता है ना, वो कहाँ पर ध्वजारोहण करते हैं गणतंत्र दिवस के दिन और स्वतंत्रता दिवस के दिन भी समझ सकते हैं। तो जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंच दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और बाकी दोस्तों, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाते हैं ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।